नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल दौरे के अगले ही दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात मध्य प्रदेश के विकास को नई दिशा देने वाली साबित हो रही है। अमित शाह ने जहां प्रदेश को बीमारू राज्य से समृद्ध राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की, तो वहीं पीएम मोदी ने भी शिवराज सरकार के गुड गवर्नेंस और कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेशवासियों के जीवन में सुखद बदलाव लाने के लिए मुख्यमंत्री की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री के साथ करीब 1.5 घंटे की मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने 9 जनवरी को होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन इस बार मध्य प्रदेश में करने का आग्रह किया। इससे ठीक पहले 7 और 8 जनवरी को इंदौर में इन्वेस्टर्स समिट होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें अपनी सरकार की प्रोग्रेस और योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही दोनों नेताओं ने कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की और इस दौरान सीएम पीएम के बीच चर्चा में कानून व्यवस्था के अलावा नक्सलवाद का मुद्दा, केन बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना और कई अन्य विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान सीएम शिवराज ने पीएम मोदी को अपनी सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, रोजगार और विकास की जानकारी भी दी। बैठक के बाद सीएम शिवराज ने डबल इंजन सरकार से मध्य प्रदेश में होने वाली तरक्की गिनाई और कहा कि 9 जनवरी को मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होगा और उसके पहले 7 और 8 को इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा और इसके लिए पीएम को भी न्योता दिया गया है। दरअसल अगले साल एमपी समेत कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होना है, इसलिए केंद्र का फोकस मध्य प्रदेश पर भी है और इसी के चलते शुक्रवार को अमित शाह ने भोपाल में बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग की, चुनाव में जीत के टिप्स दिए। तो मतलब साफ है कि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी समेत केंद्र के शीर्ष नेताओं की नजर एमपी पर है और ऐसे में बीजेपी की सत्ता में वापसी की राह कितनी आसान हो पाएगी, आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस हम करेंगे। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले सुनिए सीएम शिवराज ने क्या कुछ कहा। भाइयों बहनों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज का दिन न केवल मध्य प्रदेश, समग्र देश के आदिवासी कल्याण के इतिहास में ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज आदिवासी को जंगल का मालिक बनाने का काम किया है। मैं शिवराज जी और इनकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ साथ मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं कि रुकने वाला कार्यक्रम नहीं है। जितने भी कार्यक्रम आदिवासी कल्याण के हमने घोषित किए हैं, ये 17 के 17 बिंदु हम समाप्त करके ही आपके आशीर्वाद के लिए वापिस आएंगे। मध्य प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य से बाहर निकालकर विकसित राज्य की ओर ले जाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, ऐसे श्रीमान शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश में चल रहे विकास के कामों की और जनकल्याणकारी कार्यों की उनको जानकारी दी। प्रधानमंत्री जी मैन ऑफ आइडियाज हैं और कई तरह के सुझाव और मार्गदर्शन उनसे प्राप्त होता है। अनेकों विषयों पर उन्होंने मार्गदर्शन किया, उनमें से कई चीजें हम आगे इंप्लीमेंट करेंगे मध्य प्रदेश में। पहले हम इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश में 4, 5, 6 नवंबर को करना चाहते थे, लेकिन अब उसकी तिथि बदल रहे हैं क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को होता है। तो मैंने आग्रह किया कि इस बार प्रवासी भारतीय दिवस मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाए। तो 9 जनवरी को मध्य प्रदेश में इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होगा। उज्जैन में महाकाल महाराज की नगरी है, महाकाल महाराज के मंदिर का परिसर बन के तैयार है।
ये अपने आप में अद्भुत है। इस परिसर में रुद्रसागर सरोवर, शिव स्तंभ, सप्तऋषि स्थल, कमल कुंड, त्रिपुरासुर वध, नवग्रह वाटिका, शिव कथा, भगवान शिव के पुराण की कथाएं, उनको चित्रित करने का काम हुआ है, अपने आप में अद्भुत है। तो प्रधानमंत्री जी से मैंने निवेदन किया कि वो इसका लोकार्पण उनके हाथों से संपन्न हो। तो तैयारी पूरी तरह से देखी जा रही है और ऐसे में इस पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल जुड़ने जा रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता हितेश बाजपेयी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता योगेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले हितेश बाजपेयी जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। अगले साल कई राज्यों में चुनाव होने, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में तैयारी देखी जा रही है, दिग्गज लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, उनका पिछले अगर 6 महीने की बात करें दूसरी बार उनका यह दौरा रहा। ऐसे में तैयारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की है बीजेपी की। क्या माना जाए आने वाले चुनाव को लेकर, क्या बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है? देखिए, तो हमेशा तैयार रहती है और उसका कारण यह है कि हम अपने सुशासन के माध्यम से, जो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है उसके माध्यम से लोगों के बीच जाते हैं। आज युवाएं हैं, महिलाएं हैं, किसान हैं, ये सब उनको क्या मिला, इसके आधार पर वो गवर्नेंस का आकलन करते हैं। बाकी सब तो हास प्रयास का विषय रह जाता है। और इसी में यदि श्रृंखला में हम देखें तो जनवरी से जैसे हमने युवा उद्यमी योजना शुरू करी, तो उसके पश्चात जो रजिस्ट्रेशन हुए पिछले महीने हम लोगों ने उसका कार्यक्रम भी किया, जिसमें 2000 युवाओं को लगभग 100 करोड़ रुपए के प्रकल्प दिए गए, जो 1 लाख से 25 लाख तक की राशि के होते हैं। तो लगभग 2000 युवाओं ने इसका लाभ लिया। इसके बाद यदि आप आएंगे तो जो कल का कार्यक्रम था बहुत महत्वपूर्ण था सुप्रीत जी, क्योंकि आप तो छत्तीसगढ़ में ऑपरेट करते हैं। मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य बना है जहां पर कि 1 ग्राम को राजस्व ग्राम की इकाई माना जाएगा। जो वनवासी क्षेत्रों में बीच बीच में 1 ग्राम होते हैं, निर्धारित होते हैं वो, लेकिन अभी तक वो 1 ग्रामों को राजस्व का कोई लाभ नहीं मिलता। इस वजह से उनके भू अभिलेख का, बंटवारे का, बाकी चीजों का, या पट्टे जो दिए गए थे उसकी मिल्कियत का, उसमें बहुत सारी बाधाएं आती थी। तो अब उन 1 ग्रामों को जो वन क्षेत्रों में बने हुए, बसे हुए हैं, उनको राजस्व ग्राम की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये वैसे ही हो गया जैसे कश्मीर हमारे यहाँ था, लेकिन अपन जमीन नहीं खरीद सकते थे, 370 लगी हुई थी, तो उसको तो वहां हटाया। वनवासी क्षेत्रों से में भारत में पहला राज्य जिसने 370 हटाया है। वनवासियों के गांव उनके होते हैं, तो वनों को, वनवासी ग्रामों को वनवासियों को सौंपा गया है, उसकी मिल्कियत उनको दी गई है। तो एक बहुत बड़ा और मजबूत फैसला है, जिससे लगभग 20% से अधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश की जो है वो वनवासी क्षेत्रों में रहती है। तो आप समझ सकती हैं कि इस प्रकार की जितनी भी चीजें हैं उनको लेकर हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और डिलीवरी ऑफ सर्विसेज ही एकमात्र आज के समय में समाधान है साहब, जिसकी वजह से लोग वोट करते हैं। तो हमारा पूरा ध्यान उसी ओर है। जो कार्यक्रम आपने अपने पैकेज में उल्लेख किया, जनवरी में प्रधानमंत्री जी के साथ उनको तय किया गया है और उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है। योगेश गुप्ता जी से मैं जान लेती हूँ। योगेश गुप्ता जी, पिछले अगर चुनाव की बात करें 2018 में कांग्रेस को मौका मिला था, लेकिन वो मौका कांग्रेस ने गंवा दिया। वो मौका बीजेपी के पास आया, बीजेपी लगातार काम करी और अब काम की तारीफ भी हो रही है। ऐसे में अगर तारीफ हो रही तो इसमें बुराई अब क्या है? सुप्रीत जी, अगर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के क्रियाकलापों से मध्य प्रदेश की जनता अगर खुश होती या उनके कामों से संतुष्ट होती, 2018 विधानसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को जनादेश नहीं सौंपी। दरअसल आदिवासी वनवासियों को लुभाने की एक बहुत बड़ी वजह भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। 89 सीटें आती हैं आदिवासी बहुल क्षेत्र, जो 40 सीट 30 सीटें कांग्रेस को मिली। टोटल आउट ऑफ 89 देखा जाए 9 सीट कांग्रेस को मिली थी। मतलब मध्य प्रदेश का
आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो शिवराज सिंह चौहान जी के से 15 साल आकलन के पश्चात इतना दुखी और प्रभावित हो चुका था कि उसने जनादेश कांग्रेस को दिया। और देखिए छोटे मोटे मार्जिन से जीती थी 2013 में हम 53 थे और 1814 तक पहुंचे, काफी बड़ा मार्जिन हम देखे। तो ये शिवराज जी के शासन की देन थी और के नाम रखने में जुमले जनता पार्टी के नेता माहिर है। विकसित मध्य प्रदेश, फिर विकास मध्य प्रदेश, फिर समृद्ध मध्य प्रदेश, फिर अब आत्मनिर्भर। तात्पर्य यह कहने का 25,000 करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश कर्जा था 2003 में। माफ कीजिएगा योगेश जी, आपकी आवाज हमारे तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से आपसे बातचीत करने के लिए। और फिर से एक बार मैं रुक करती हूं हितेश जी का। हितेश जी, जितना मुझे समझ में आया योगेश गुप्ता जी की बात, उनका ये मानना है कि जनता खुश नहीं है, जनता तक योजनाएं नहीं पहुंच रही है। मुझे लगता है यही वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सुप्रीत जी, बहुत अच्छा हुआ कि आवाज मैं भी नहीं सुन पाया, क्योंकि ये आवाजें जब तक तर्क के साथ नहीं होंगी इसकी स्वीकार्यता नहीं होती। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आज मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय लगभग 1,24,000 है, यानी कि देश में जो मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन है जो 3.6 होता था वो 1% बढ़ा है, 4.6 हुआ है। तो हमारे जो आर्थिक पैरामीटर है वो बेहतर हो रहे हैं और यही कारण है कि हम सोशल वेलफेयर स्कीम्स को भी मजबूत कर रहे हैं। जैसे कि एक उदाहरण और देता हूँ, 52 जिलों में सुप्रीत जी, आप पानी को बहुत अच्छे से समझती हैं कि कितनी समस्या सरफेस वाटर की ग्रामीण क्षेत्रों में। 52 जिलों में हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। जलाशय को हमने अमृत सरोवर कहा है और इसके लिए लगभग 2100 करोड़ की राशि आवंटित की गई। इसमें लगभग 5,000 के आसपास सरोवर बनने हैं और मुझे आज आपको जब मैं बता रहा हूं तो इन सरोवर के बनने की शुरुआत हो चुकी है और लगभग 500 करोड़ रुपए इसकी मजदूरी का भुगतान भी हो चुका है, क्योंकि यह मनरेगा और उन स्कीम के अंतर्गत मजदूरों को इसका भुगतान भी किया जा चुका है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो आप सोचिए 2100 करोड़ के आवंटन में से जब 500 करोड़ मजदूरों को प्राप्त हो चुका है और हर जिले में 75 सरोवर बनेंगे, तो आप कल्पना कर सकती है कि ग्रामीण जो व्यवस्था है, ग्रामीण जो जीवन है, वो किस प्रकार उनके जीवन में जल का महत्व होता है और वो उठेगा। तो ये आपकी हमारी चर्चा से बहुत दूर जाकर उनको शीतलता देता है। चलिए, तो तब वो शिवराज जी को बिल्कुल मैं योगेश जी को ये बता देती हूँ, उनसे भी उनका जवाब ले लेती हूँ। योगेश जी, यहाँ पर तो हितेश जी बता रहे हैं कि जो योजनाएं हैं वो ग्रामीणों तक पहुंच रही हैं, सरोवर का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है, योजनाओं को किसी भी तरह से आम जनता तक पहुंचाया जा रहा है। सुप्रीत जी, निवेदन है, मुझे समय दीजिएगा, काफी समय आप दे चुकी हैं। जी जी योगेश जी, देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे निवेदन किया था। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बोलिए बोलिए। हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने निवेदन किया था कि जुमले और नाम बदलने में भारतीय जनता पार्टी के लोग माहिर है। नया जुमला आ गया, जलाशय का नाम अमृत सरोवर। अभी हफ्ते भर पहले प्रमुख समाचार पत्रों में इनकी नल जल योजना की पोल खोली थी। 50 गांव में कनेक्शन, जिसमें से आधे अधूरे हुए, कहीं 400 हुए, कहीं 30 हुए, कहीं 50 हुए और करोड़ों रुपए का भुगतान। तो इनकी हर योजनाओं के पीछे जो भ्रष्टाचार होता है करोड़ों रुपए का, वो असली वजह है मध्य प्रदेश शासन के खजाने के ऊपर कर्जे के रूप में। कर्जा लेकर घी पीने की बात इनके स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर जी कई बार विधानसभा परिसर में कह चुके थे। इनके पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया जी कहा करते थे कि शिवराज जी इतनी घोषणाएं करते हैं कि मध्य प्रदेश शासन का बजट नहीं होता। तो ये आगामी मैं एक टास्क देता हूं उनको, सुप्रीत जी अनुमति दे दो जी। सुप्रीत जी 10 सेकंड अनुमति दे तो मैं बिल्कुल एक मिनट हितेश जी, योगेश जी को बात पूरी करने दीजिए एक बार। काफी समय मिला है, आपको काफी समय मिल चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में असलियत यह है कि 35 लाख से ज्यादा बेरोजगार मध्य प्रदेश शासन के पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। आत्महत्या के मामले में किसानों की संख्या पहले 25,000 थी तो आज 4,500 है पिछले 2 साल में। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत
आपसे हमसे नहीं छुपी है। कोविड 19 का कुप्रबंधन किस प्रकार सामने आया था। 1,70,000 से ज्यादा मौतें हुई। जिस प्रदेश का मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी है, 17 साल में क्या इतनी लचर स्वास्थ्य सेवाएं होनी थी हमारे प्रदेश की। सड़क बिजली के मामले में आज भी हम 2003 से कहीं बेहतर नहीं है। आज भी प्रमुख शहरों में 5 से 6 घंटे की कटौती हो रही है और गांव में 14 घंटे बिजली नहीं आ रही है। बिजली के रेट बढ़ा दिए गए हैं, पानी के रेट बढ़ा दिए गए हैं। किसान परेशान यूरिया खाद संकट से है, उसको बीज नहीं मिल रहा है, उसकी फसल का उचित नहीं मिल रहा है। तो तमाम तरह की परेशानियां हैं। इसके बावजूद भी अगर अमित शाह जी और मोदी जी शिवराज जी की तारीफ करके गए हैं तो ये सिर्फ एक जुमलेबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर मध्य प्रदेश की जनता शिवराज जी से नमस्ते कर चुकी थी 2018 में, और हम तो चाहेंगे कि आगामी मिशन 2023 भारतीय जनता पार्टी पुनः शिवराज जी के नेतृत्व में लड़े। चलिए योगेश जी, जो मुद्दे आपने गिनाए हैं उनका जवाब मैं हितेश जी से ले लेती हूँ। हितेश जी, कई मुद्दे यहाँ पर योगेश जी ने गिनाए हैं। अगर यहाँ पर बिजली की बात उन्होंने की है कि बिजली की कटौती होती है, उनका ये मानना है कि ऐसे कई मामले हैं जो अभी भी सुधरे नहीं है। किसानों की आत्महत्या का मामला, कोविड-19 में जिस तरह से मौतें हुई, ये सारे मुद्दों की गिनती यहाँ पर योगेश जी ने सुनाई है। इसको लेकर आप क्या सफाई देंगे? देखिए सुप्रीत जी, ये तू में तो कुछ रखा नहीं है। मैंने एक फिगर दी है, जैसे मैंने बताया कि 2000 लोगों को लगभग 112 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में लोन दिया गया। आप 2 आदमी निकाल लाओ जिनको नहीं मिला या जिनके साथ कोई कांड हो गया तो हम मान लेंगे। भाषण देने से तो नहीं होगा ना कुछ। भाई इन्होंने बोला 14 घंटे बिजली नहीं है, कोई बात नहीं, 2 जगह ऐसी निकाल दो जिसमें पिछले 15 दिन से ये हाल हो, महीनों का तो छोड़ दो, क्योंकि केवल टीवी में बोल देने से तो नहीं होगा ना सर। मैंने कहा हर जगह में 75 करोड़ बनाए जा रहे हैं। 500 करोड़ का भुगतान 2100 करोड़ में से हो गया है। चलिए आप निकाल लाइए कि नहीं हुआ। भाई 500 करोड़ का नहीं हुआ, साबित कर दीजिए। तो भाई इसके लिए कमलनाथ जी को मेहनत करनी ना, मुझे तो नहीं करनी है। केवल हम आके सुप्रीत जी यहाँ कुछ भी बोलते रहेंगे, नहीं ये भी नहीं हो रहा है, वो भी। अपन घर में आराम से बैठ के एसी में भाषण दे रहे हैं, वो सब बिजली नहीं है तो इसका क्या करेंगे? देखिए इनके यहाँ सब बिजली चल रही कि नहीं चल रही, कौन सा जनरेटर चल रहा है जहाँ बैठे। तो ये देखो क्या होता है, यू कैन नॉट बी फूल पीपल। और आप मानकर चलिए साहब, जिस दिन 14 घंटे बिजली नहीं रहेगी, दिग्विजय सिंह जी के समय नहीं रही थी, तो हमारी 174 सीटें आई थी सुप्रीत जी 2003 में। तो ये तो किसी की भी सरकार होगी और उसमें ऐसा होगा तो, लेकिन नहीं होगा तो लोग आप पर हंसेंगे, विपक्ष पर, कि भाई आप कुछ भी जवाब ले लीजिए। ये जो देखिए आप तथ्यात्मक बात जब तक नहीं करोगे, तथ्यात्मक जवाब दे रहा हूँ। चलिए ठीक है योगेश जी, बताइए क्या कांग्रेस क्या कर रही है आने वाले चुनाव को लेकर? कैसे वापस में सत्ता में आने के लिए क्या कोशिश कर रही है, क्या तैयारी है कांग्रेस की? सुप्रीत जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर शिवराज जी माननीय जो बीजेपी कार्यालय में कल भाषण दे रहे थे, बिजली गुल हो गई थी, बत्ती गुल बिल फुल कहानी को प्रमाणित किया था। डिबेट के दौरान कई बार मोमबत्ती में हमने डिबेट करी है। प्रमुख समस्या मैं आदरणीय मैं आपके समय में नहीं बोला था। आप डिबेट की मर्यादाओं का पालन करें। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप सुने, आपका समय आएगा। देखिए समय खराब कर रहे हैं आप, प्लीज लिसन टू मी। देखिए आप समय ना खराब करें, आपकी बात आएगी, आप लगिएगा। मैं बोलूंगा तो समय खराब होगा और आप झूठ बोलेंगे तो आप मेरे बीच में बोल रहे हैं, आप मेरे बीच में बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, क्योंकि समय काफी कम है। योगेश जी आप अपनी फाइनल कमेंट दें। योगेश जी का फाइनल कमेंट। जी देखिए सुप्रीत जी, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की जनता के हितों से जुड़े हुए मुद्दे को सड़क से लेकर विधानसभा तक पुरजोर तरीके से 2023 तक उठाती रहेगी। और हम घर घर चलो अभियान, जन जागरण अभियान के माध्यम से हर प्रदेशवासी को, हर गांववासी को इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि आज महंगाई चरम पर है। पेट्रोल डीजल गैस को तो छोड़िए, खाने के तेल से लेकर खाद्यान्न पर 44% की बढ़ोतरी हो चुकी है पिछले 2 वर्षों में। तो ये जो जनता को 5 किलो अनाज और 1 किलो चावल देकर बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो पूरी जनता त्रस्त है। शिवराज जी अपने आप में मस्त है
और निश्चित रूप से चलिए, मध्य प्रदेश की जनता ठीक है। शिवराज सरकार के साथ नहीं है। बिल्कुल, चूंकि समय यहाँ पर खत्म हो चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दावे यहाँ पर कई सारे किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। हालांकि शिवराज सरकार ने अपनी योजनाओं की गिनती यहाँ पर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सामने रखी, उनकी तारीफ यहाँ पर की है। देखना यह है कि आने वाले चुनाव में किस तरह से पार्टी को फायदा मिलता है। इसी के साथ खास पेशकश फिलहाल इतना ही। नमस्कार।